विविध भारती। श्रोताओं नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियोज़ में एक लेखक हैं, एक निर्माता हैं, निर्देशक हैं और भी बहुत कुछ हैं, जाहिर है। चलिए उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। आप जो हैं देशभक्ति की भावना, क्रांतिकारी भावनाओं को जगाते इनके जो है आर्टिकल हुआ करते थे। निश्चित रूप से लेखक हैं तो जो विषय होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, ऐसा इनका मानना रहा है। और एक टीवी पत्रकार के रूप में आपने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में जो है योगदान दिया है। एक पत्र संपादक के रूप में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। फिर आपने महसूस किया कि फिल्मों के माध्यम से बड़े ही प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से एक पत्रकार के कार्य को, उसकी सोच को संपन्न किया जा सकता है, उसे फैलाया जा सकता है। टीवी के लिए इन्होंने भारत एक दर्शन धारावाहिक को प्रस्तुत भी किया और निर्देशित भी किया। कई दक्षिण भारतीय फिल्मों का निर्देशन किया, टीवी के विज्ञापन भी तैयार किए, हिंदी फिल्मों का भी निर्माण किया, उसका निर्देशन किया। ये सब बातें जो हैं आपका एक विशिष्ट परिचय देती हैं। साथ ही साथ इनके साथ ये भी है कि जेएनयू से आपने पढ़ाई की, एमफिल आपने किया हुआ है। और जहाँ तक फिल्मकारों की बात है तो मुकुल एस आनंद के साथ आपने पहल फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। फिर आशुतोष गोवारिकर, राम गोपाल वर्मा जैसे निर्देशकों के साथ आपने काम किया। आप कह रहे होंगे कि कितना कुछ बता दिया, हमारे मेहमान हैं कहाँ? जी हाँ, हमारे मेहमान हमारे साथ आपके अपने विविध भारती के स्टूडियोज़ में हैं, जिनका नाम है अतुल गर्ग। जी हाँ, हो सकता है आपने इनकी फिल्में देखी हो और नहीं भी देखी है तो आने वाले दिनों में इनकी फिल्में, इनका कार्य आपको दिखलाई पड़ेगा और आप जुड़ पाएंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अतुल गर्ग जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। श्याम जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको बहुत- विविध भारती के स्टूडियोज़ में? बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे, आपके दर्शकों से हम लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, हमारे श्रोता हर बार जब हमारे मेहमानों से मिलते हैं तो बहुत उत्साहित भी रहते हैं सुनने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जो हैं हमारे फेसबुक पेज पर देते रहते हैं। अब चलिए, आपने चूँकि पत्रकारिता की है जी। तो एक पत्रकार के रूप में मैं अब आपसे कुछ जानना चाहता बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, ये जो आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो। सर, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। लेकिन ये है कि पत्रकारिता से जीवन में करियर की शुरुआत करी। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जब मैं बहुत कम मेरी उम्र थी, 16-17 साल का था, तो मैंने एक अखबार का संपादन किया था जिसका नाम जिंदा सवाल है। जिंदा सवाल, जी। क्या बात है। तो दमन, शोषण, अत्याचार के खिलाफ एक जिहाद हुआ करता था उसमें। जी हाँ, आपकी क्रांतिकारी सोच शुरू से रही है। उसकी टैगलाइन थी ये। जिंदा सवाल। जिंदा सवाल। तो ये जो सवाल हुआ करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे? सवाल तो जिंदा होने चाहिए ना सर। हाँ, जैसे सवाल समाज के सवाल हैं सर। समाज के सवाल हमेशा हर युग में रहे हैं, हर समय मौजूद होते हैं। और उन सवालों से जो प्रबुद्ध जन, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, उनको उन सवालों को से दो चार करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, उनके समाधान तलाशने चाहिए। और ये प्रक्रिया हमेशा होती रही है। आप चाहे किसी भी कालखंड को लें, जी, आज के समय को लें या प्राचीन समय को लें, हमेशा से उस समय के समकालीन सवालों को उठाने की कोशिश प्रबुद्ध जन करते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल तो जिंदा ही होने चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है जो आपने अभी बतलाई,
इस प्रक्रिया से जुड़ने के पीछे का कारण क्या रहा है? किन से आप इंस्पायर हुए हैं? प्रेरणा किससे आपने ली? कैसे आपको लगा कि जो सवाल हैं उन सवालों से जुड़े जो ज़िंदा होते हैं, या ज़िंदा जिन्हें करना चाहिए, या जिन्हें ज़िंदा रहना चाहिए? सर, जिंदा चीज़ें जो है व्यक्ति को आंदोलित करती हैं, उद्वेलित करती हैं। हम्म। तो जो जो नज़र जिस किसी के पास ये नज़र होती है कि वो जिंदा चीज़ों से रूबरू हो पाते हैं या उनकी संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो उन संवेदनाओं को पकड़ पाते हैं, और वो संवेदनाएं फिर उनके लिए जिंदा सवाल बन जाती हैं। क्या बात है। और फिर वो ऐसे सवाल बन जाते हैं कि मैं तो कहूँगा कि वो ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, जीवन मरण का प्रश्न जिसको कहना चाहिए हम्म। सीधे शब्दों में, वो बन जाता है। लगता है कि अगर ये चीज़ें हल नहीं हुई, जी। इन सवालों के जवाब नहीं खोजे गए, हम्म। मुझे नहीं मिले, दुनिया को नहीं मिले, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या बात है। तो ये जिम्मेदारी जो है आपने महसूस की कि ऐसे सवालों से जुड़े, ऐसी बातों से जुड़े, ऐसी प्रक्रिया से जुड़े, और ऐसा जो माहौल है उसके साथ जुड़े जिसमें तकलीफ़ें तो हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जी। और वो कदम अपने अपने लिहाज से, जैसे कि आप लिखने वाले रहे हैं, बोलने वाले रहे हैं, सोचने वाले रहे हैं, जी। तो आपने पत्रिकाओं का जो है सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, और अपनी बात और अपने समाज की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका आपने ज़िम्मा लिया। ये स्वतः होता है सर। जी जी। ये मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैंने जिम्मा लिया, अलग से नहीं लिया आपने। अलग से जिम्मा नहीं लिया। ये एक बहुत सहज प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं कि ये हर सोचने समझने वाले, हर जिंदा व्यक्ति जो कि जागरूक होता है, थोड़ा संवेदनशील होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ें चलती हैं। और कुछ लोग इस चीज़ को अ, अभिव्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, या किसी को मौका नहीं मिलता है। लेकिन अभिव्यक्ति तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति करता है। कोई गुस्से से करता है, कोई क्रोध से करता है, कोई रो के करता है। व्यक्ति तो व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति की अपार क्षमताएं हैं, जी। और हर व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है अपने अपने ढंग से। अपने अपने ढंग से करता है। कोई गाना सुन के करता है, कोई गाना गा के करता है, कोई लेखनी चला के करता है, कोई सीमा पे खड़े होके करता है। क्या बात। तो ये सारे, हम ये नहीं कह सकते कि अभिव्यक्ति कोई एक पत्रकार कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं, फिल्मकार कर रहे हैं। अभिव्यक्ति सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने अपने तरीके से। माँ अभिव्यक्त देखिए किस तरीके से करती बिल्कुल है। बिल्कुल एक बच्चे का लालन पालन करके उसको बड़ा करती है, उसको संस्कार देती है, उसके एक इंसान बनाती है। इंसान का बनाना एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। तो मैं तो कहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है ये मनुष्य की एक जन्मजात उसके अंदर देन है, जो प्रकृति की कहिए, परमात्मा की कहिए, तो ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, हमें ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जो माध्यम होते हैं वो उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, और जाहिर है जब आप ऐसे माध्यमों से जुड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी संवेदनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप बड़े ही ढंग से, बड़े ही मतलब जीवंतता के साथ में उसे अपनी बात, लोगों की बात आप अपनी आवाज़ में, अपनी लेखनी में कहते हैं। और यही वजह है कि आपने JNU जैसे जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ से अपनी पढ़ाई की, और MPhil आपने किया है। विषय क्या रहा है आपका? मैं हिस्ट्री में किया। हिस्ट्री में की आपने MPhil, और जाहिर है इसी वजह से हिस्ट्री को लोगों तक पहुँचाने का भी जिम्मा अब आपने ले लिया है। इसके बारे में अब आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं लिया है, क्योंकि आने वाली बातों में वो बात जाहिर हो जाएगी। श्रोताओ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम स्वागत करते हैं एक बार फिर अतुल गर्ग जी का। आप एक लेखक हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, और अपने आप को अभिव्यक्त करना इन्हें खूब आता है। आपने शुरुआती बातचीत में ही ये जान लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो है अतुल जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के दिनों में आप अन्य छात्रों से, या यूँ कहिए कि अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से, यारों से अलग तरीके से रहे, प्रबुद्ध
तरह रहे, या जैसा जीवंत जीवन जीते हैं स्टूडेंट्स उसी तरह से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, या बड़े ही कहते हैं ना पढ़ाकू किस्म के रहे हैं आप? जाहिर है एमफिल किया है आपने, पीएचडी की है, और जेएनयू जैसे संस्थान से पढ़े हैं, तो एकदम पढ़ाकू, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट क्लास, मेरिटोरियस, इस तरह से रहे आप? ये डिविजन्स तो अच्छी आती नहीं लेकिन मैं खुद को एक मीडियोकर छात्र ही मानता रहा हूँ, हम्म। और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों से बहुत जुड़े रहते थे। जी जी, जैसे? जैसे मैं तो कहूँगा कि छात्र राजनीति से भी जुड़े रहते थे। वाह, क्या बात है! और क्योंकि और ड्रामा ड्रामा निश्चित है, हमेशा से ड्रामा, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जुड़ना सांस्कृतिक जरूर। गतिविधियाँ, जी, वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ कॉलेज में एक्सप्रेशन शुरू से आपका बेहतर रहा है, जी ये तो है ही, कह सकते हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ। और इसीलिए इतने कम उम्र में मैं तो कहूँगा कि शायद मैं 18 साल का भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने इस अखबार का संपादन किया। देखिए, यही बात है। तो अब आपसे पीछे की जो बातें हैं वो पूछें, उससे पहले मैं वर्तमान की बात भी जानना चाहता हूँ। आपकी एक फिल्म आने वाली है। जी, 2 फिल्में तो अभी बिल्कुल तैयार हैं, तैयार हैं, आने और वाली वो हैं। स्क्रीन पर जो है, हिंदी फिल्म है? हिंदी फिल्में दोनों? दोनों। पहली फिल्म के बारे में बताइए, जिसको आप अभी पहला मान रहे हैं। पहला चोला फिल्म है। चोला? जी मतलब किस तरह का चोला? ओढ़कर उस तरह का चोला? जी जी जी, ओढ़ने वाला चोला। तो क्या है उसका सार कहानी चोला का? थोड़ा सा इसको देखा जाए तो चोला तो शरीर को भी चोला कहते हैं, हाँ जी, ये ओढ़ा ही हुआ है, उड़ा सब हुआ कुछ। है, आत्मा ने एक चोला उड़ा हुआ जी है। जी जी। एक तो उस अर्थ में चोला को ले सकते हैं। एक हमने एक आडंबर का भी चोला, अच्छा, हमने चोला बदला हुआ होता है। हाँ जी, हाँ हमारा जो साधारण लिबास है उसको बदल के एक चोला पहन लेते हैं। हाँ, जो हमारा है नहीं। जो हमारा है नहीं, जो हमने एक चोला पहन लिया, हाँ तो वो फिर आडंबर में आ जाता है। जी जी जी। और आडंबर करने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये मतलब उसका, उस कथानक का, हाँ, हाँ, सार कह सकते हैं। चोला बदलने की क्या जरूरत है? जो हैं आप वैसे ही क्यों नहीं नजर आते? आप जैसे हैं वैसे ही रहें, जी और जी। जो काम करना है उस काम को करें। एक विशेष चोले का धारण करके आप उस काम को क्यों करते हैं? या उस चोले से आप क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? आप क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या क्या लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं? हाँ, वही है, भ्रम में डालकर क्या लाभ लेना चाहते हैं? भ्रम में डाल के क्या लाभ लेना चाहते हैं? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये एक प्रश्न है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न भी है, उसका जवाब भी है। उसका जवाब भी है कि चोला फिल्म कि इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं, जी जी। तो क्यों ये सारा ड्रामा क्या है? अच्छा, सीधी सच्ची बात। सीधी सच्ची बात है ये कि तो ये मैं खुद अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन कहना ही पड़ रहा है कि एक क्रांतिकारी सोच, विचार के साथ में है ये क्रांतिकारी फिल्म। विचार के साथ जो चल रहा है उसको थोड़ा पैनी नज़र से देख रहे हैं आप। हाँ, कि जैसे हम इसको देखें तो सन्यास की अगर बात कहें तो सन्यास में भी चोला बदलने की क्या जरूरत है? सन्यास एक मन का भाव है, और सन्यास जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। वाह, लेकिन सर्वोच्च अवस्था मानसिक तौर पे है, मन के तौर पे है कि आपका मन जो है ना सन्यासी हो जाए, आपका तन भी सन्यासी हो जाए, आपके कपड़े सन्यासी हो जाए, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। आप सन्यासु जैसे कपड़े न पहने, न जो पहने, पहना हुआ है वो पहने भी हैं तो पहन सन्यासी लें, हो जाएगा। नहीं पहनने तो नहीं पहन लें, लेकिन मन को संन्यास्त करना ज़्यादा जरूरी है। मन में वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट लाना जरूरी है, और उसमें स्थित होना जरूरी है। संन्यस्त भाव में स्थिति जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी स्थिति है। कपड़े बदल के जो लोग सन्यासी हो जाते हैं तो वो कोई बड़ी स्थिति ये नहीं एक दिखावा भर होता है। वो दिखावा भर होता है। तो मैं इस कहानी को आपने किस नज़रिए से कहा होगा, किस अंदाज से कहा होगा, और कैसा फिल्माया होगा, इसे देखने की इच्छा निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि बातों में तो अब सचमुच में हम खो गए थे वहीं पर कि ये जो सच है कि जब आप मन से, अगर आप में विरक्ति का उस तरह का भाव नहीं आया है, डिटेचमेंट का, और आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आप डिटेच्ड हैं, और चूंकि वो डिटेच जो लोग रहे हैं वो ये कपड़े पहना करते थे, और आप उस कपड़े को पहनकर अपने आप को उनके बराबर समतुल्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं भी वही डिटैच्ड हूँ।
तो डिटैचमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। डिटैचमेंट बहुत एक इनर, बहुत फीलिंग अंदरूनी है, चीज़ है एक फीलिंग है, कि वो सब आप कुछ खुद। जैसे राजा जनक के बारे में कहते हैं, उनको विदेही कहा जाता है जी। कि वो जीवन का सारा काम करते थे लेकिन विदेह थे। अच्छा। वो उसी तरीके के कपड़े पहनते थे, सारी चीज़ों में सम्मिलित होते जो जो राजकाज की चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए थे। आवश्यकता ही नहीं हुई उसकी कभी। आवश्यकता है ही नहीं। ये फिल्म ये कहना चाहती है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको वास्तविक तौर पे जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने अंदर विरक्ति का भाव लाने की आवश्यकता है, या उसको विरक्ति का भाव डेवलप करने की आवश्यकता है, जो कि बड़ी गहरी साधना से होता है। सामान्य चीज से वो भाव विकसित नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना की एक ऊंची अवस्था है। और इस अवस्था को पाने के लिए आप सिर्फ आडंबर और दिखावा नहीं कर सिर्फ सकते। दिखावा और सिर्फ चोला बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्या उसमें बात है। स्थित होने की आवश्यकता है। ये फिल्म ये चलिए, कहना हम चाहती है। उम्मीद करते हैं और कि आपकी ये फिल्म जो है दर्शकों को खूब और पसंद इसमें आएगी। एक गाना तो कबीर का है, कबीर का, जी। कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। आ हा, वाह। घूंघट के पट खोल तो तो है है पिया पिया मिलेंगे। मिलेंगे। सच है, सच जी है। तो अभी अभी क्या करें, आप गाने की चूंकि आपने बात कर दी है, जी तो ये फिल्म जब आएगी तो इस गाने को भी हमारे श्रोता साथी जो है देखेंगे। जी और आपकी फिल्म को भी, आप चूंकि आपने अपनी फिल्म के बारे में इतने प्यारे ढंग से और इतने आत्मीय ढंग से बताया है हाँ। कि उसके साथ अब बोल सकते हैं हम कि हमारी इच्छा होने लगी है कि जल्दी फिल्म रिलीज़ हो। नहीं, जल्द फिल्म तैयार है, बस रिलीज। अभी फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ भी फिल्म को दिखाया जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटर ऑफ गोवा में? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। तो तो वहाँ इसमें पहले ये दिखलाई हाँ, जाएगी यहाँ पर। 22 नवंबर को फिल्म को दिखाया जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर बाद में इसे प्रदर्शित किया जाएगा बाद में। सिनेमाघर। एक बार फिर श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। अतुल गर्ग जी का स्वागत है। हमने चोला फिल्म की यहाँ बात की। एक और फिल्म, आपने 2 फिल्में बताई हैं जो जी बिल्कुल जी तैयार हैं। जी। ये तो एकदम लेटेस्ट है अभी बस। दोनों ही तैयार हैं, बिल्कुल। रिलीज के लिए और ये तैयार पहुंच जाएंगी बहुत जल्द, जो है दर्शकों तक भी, सिनेमाघर जी में भी पहुंच जाएंगी। जी। अभी फेस्टिवल्स में है ये। हाँ जी, दोनों फेस्टिवल, दोनों ही जा रही हैं फेस्टिवल, फेस्टिवल दोनों में। जा रही। और फिल्म दूसरी फिल्म कौन सी है? दूसरी फिल्म सर एक कश्मीर पे है, अच्छा। जिसका नाम है कश्मीर। एक टैग लाइन है नीचे, एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। अच्छा। कश्मीर जो है ये वो रहस्य से स्वर्ग संबंध, जो है पहेली कैसे बन गया, पहेली कैसे बना? क्योंकि कश्मीर सर एक पहेली ही है, जितना मैंने उसको समझने की कोशिश की है। तो ये तो कैसे सुलझाएंगे आप पर्दे पर उस पहेली को? पहेली को सुलझाने की कोशिश है सर। ये एक अच्छा, प्रयास है। ये फिल्म। ये फिल्म एक प्रयास है उस पहेली को समझने का और उस पहेली को सुलझाने का भी। तो ये किसी कहानी से जोड़कर होगी? ये फिक्शनल कहानी के फिक्शनल कहानी है एक। और ये पहले हमने इसको 100 साल का इतिहास इसमें लिया है। फिल्म में कश्मीर के 100 साल? कश्मीर के 100 साल का अच्छा इतिहास। अच्छा, जी जी। 1925 से लेके और आज तक की कहानी हम फिल्म में दिखा रहे हैं। वाह, रियलिटी और फिक्शन को एक नया प्रयोग इसमें हुआ ब्लेंड किया है आपने, मतलब बहुत फिक्शन सम्मिश्रण किया है। या फिक्शन और रियलिटी को मिक्स करके, ब्लेंड करके कहानी, बड़ी अच्छी कहानी तैयार की गई है वाह, और फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। क्या बात है। कश्मीर से तो वैसे भी पूरे भारतवासियों का लगाव ऐसे भी है। बहुत ज़्यादा वहाँ है। के नज़ारे, वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ और के लोग। कश्मीर नाम ही अपने आप में खूबसूरती का प्रतीक है। जी जी बिल्कुल। और जाहिर है, जब आपने फिल्म का नाम ही कश्मीर दे दिया है तो आपकी फिल्म तो खूबसूरत होगी ही, जी। साथ ही साथ कुछ संदेश भी लिए होगी, और वो संदेश लोगों तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। हाँ ऐसा जी, आप कहना बिल्कुल। चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, प्यार का संदेश है सर। जाहिर है, क्योंकि आपकी बातों में भी वो झलकता है, छलकता है। तो ये प्यार का संदेश, ये कश्मीर ने हमेशा जो है जीवन को संदेश दिया है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर जो है कहना चाहिए शारदा पीठ की तरह से रहा है। ज्ञान की गंगा कश्मीर से हमेशा बही है। प्राचीन काल से ऐसा रहा है। तो कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर की मिट्टी में, कश्मीर के अंदर वो ताकत है मूल तौर पे कि उससे प्यार ही निकलेगा। और ये तात्कालिक चीज़ें, कुछ डिस्टर्बेंसेस वहाँ चल रहे हैं, तो ये फिल्म तो ये कहना चाहती है कि इससे किसी को भी डिरेल होने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ निहित स्वार्थ के लोग होते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन दुष्प्रयास है ये। दुष्प्रयास करते हैं, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं धरती की या वहाँ के जनमानस की, जो मूल भावनाएं हैं, जो वहाँ की मूल सोच है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे भारत की जो मूल सोच जो है हमारे वो भारत की कभी सोच खत्म है, नहीं हो सकती। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो शाश्वत है, जिसको कहना चाहिए बिल्कुल। सनातन, जिसको कहना चाहिए, बिल्कुल। तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये चीज़ हमने वहाँ कश्मीर में महसूस की, शूटिंग के दौरान भी महसूस की, और उसी चीज़ को हम फिल्म में भी रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़े अच्छे से की होगी आपने, जी देखिए, अब इसका क्योंकि तो आपके जवाब भाव जो हैं जी इतिहास के साथ साथ पौराणिकता के साथ भी बड़े अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, अपनी भारतीयता के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ जुड़े हुए। जी, आपसे बातचीत करते हुए ये पूरा हमें महसूस हो रहा है। थैंक और यू सर। अपनी संस्कृति को बहुत ही अच्छे ढंग से आपने फिल्माया होगा, मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ। और कोशिश हमारे तो हमने की है सर। बिल्कुल, और हमारे जो श्रोता साथी हैं, दर्शक हैं, वो इसे पसंद भी करेंगे। और कहानी किस तरीके से आपने पिरोई है कश्मीर के साथ, जी वहाँ की वादियों के साथ, वहाँ जी की ठंडी जो फितरत है उसके साथ, बर्फ़ के साथ, और चीड़ और देवदार के पेड़ों के जी साथ बिल्कुल। ये तो देखते ही बनेगा। कलाकारों के बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे कि इसमें कौन से कलाकार हैं आपके? हाँ, इसमें आपको बताऊँ कि काफ़ी सारे कलाकार जो काम कर रहे हैं, अभी जिन लोगों का शूट हुआ है उसमें दरशील सफारी, शायद आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीन पे जी, हैं। जी, जी। श्री राम गोपाल बजाज हैं, हुँ। अ, आरिफ ज़ाकरिया भी शायद हैं आरिफ इसमें। जकारिया हैं, जी, जी, जी। और आपके आकांक्षा पुरी हैं। अच्छा, जी, जी। मैं लिस्ट पूरी नहीं लेके आ पाया। हुँ। रजनीश दुग्गल हैं, जी, जी, जी। और अध्ययन सुमन। अध्ययन सुमन जी, हैं, जी, जी। और लिस्ट तो पूरी, प्रणीत भट्ट हैं। अच्छा, तो कैसा कैसा रहा वहाँ का माहौल, बहुत अच्छा वो रहा। मैं शूटिंग में जो? एक लंबी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट नहीं लेकर पाया, अचानक ज़ाहिर आपने है, पूछा। बड़ी फ़िल्म है, 100 साल की कहानी जी कहने जी, वाली फ़िल्म है, तो रजा मुराद साहब हैं, वाह! शरद मल्होत्रा हैं, हुँ। लंबी लिस्ट है, जी, 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 तो जी। इसलिए मैं सबका तो नाम नहीं ले सबके पा रहा साथ, हूँ। और ख़ास करके फ़िल्म दरशील जो है, सफारी, उनके साथ काम श्री करके राम गोपाल बजाज को शायद आप जानते हाँ जी, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, जानते हैं। एनएसटी में जी, एनएसटी जी, के जी, जी, डायरेक्टर रहे वो। जी। जी, तो कैसा वहाँ पर कलाकारों का कैसा रहा, वहाँ पर रवैया कह मैं सकते हैं, या उन्होंने कैसा महसूस किया आपकी कहानी से, वो किस तरह से जुड़ पाए, जी और उन्होंने किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया और जी कहानी को पुख्ता बनाया? सर, मैं एक चीज़ बताऊं श्याम जी आपको, हम्म। कि कश्मीर में जो मैंने शूट किया है फिल्म को, हम्म। श्रीनगर में किया, पहलगाम में मैंने शूट किया, हम्म। पुलवामा में मैंने शूट किया। पुलवामा में भी? जी, जी। टंगमर्ग पे हमने शूट किया, हम्म। और आपको ताज्जुब, कोकरनाग में मैंने शूट किया, अच्छा, ये बहुत और ऊंचाई पर है ये? और ऊंचाई पे है, जहाँ कहते हैं कि बड़ी आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ जी, जी, होती जी, हैं, जी। तो वहाँ मैंने शूट किया। कुख्यात जगह थी वो? कुख्यात कह सकते हैं, कश्मीर के लिए कुख्यात जगह है। जी। वहाँ भी मैंने लंबे समय तक शूट किया है। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हम्म। वहाँ एक जगह है सिंथन टॉप। अच्छा। आज तक वहाँ, मेरी जानकारी ऐसी है कि आज तक कोई फिल्म वहाँ शूट नहीं हुई, तो वहाँ भी हम लोगों ने शूट किया। वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था, और मैं तो जब शूट करने के लिए गया वहाँ, तो मैं तो बर्फ़ में फंस गया था, अरे! और फिर हम लोगों को पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना पड़ा। रात को वहाँ फंस गए थे, लेकिन आदमी ने हमारी बड़ी मदद करी। हम्म। तो हम लोग वहाँ खड़े थे और अचानक बर्फ़ पड़ने लगी, हमें आइडिया नहीं था, और बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई कि हम बिल्कुल धंसने वाली स्थिति में आ गए। हमारी गाड़ी पूरी तरह से उसमें जाम हो गई, ओह! चारों तरफ से बर्फ़ उसमें भर गई। तो ये भी इस तरीके तो के पूरा क्रू, पूरी की पूरी शूटिंग की टीम जो थी वो आपके साथ थी उस समय? उस समय साथ नहीं थी। उस समय हाँ, वो लोग दूसरी जगह आप शूट अपनी कर टीम रहे के थे। साथ थे? मैं रैकी करने के लिए गया था सिंथन टॉप पे, शुरू में देखने की कौन सी देखने के जगह, नहीं, कैसी जगह देखना है? तो पहले हमने किया हुआ था, लेकिन अगले दिन शूट था, तो उससे एक दिन पहले मैं वहाँ की तैयारियों के लिए जायजा लेने के लिए गया था। कि कौन से सीन लेने होंगे, कौन सा किस लेना जगह है, पर कैसे लेना, करना किस है, जगह पर लेना अपने होगा? आर्ट डायरेक्टर के साथ, आर्ट डायरेक्टर। एक्शन डायरेक्टर के साथ, वाह वाह! और वहाँ हम लोग फंस गए। ओह! लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा हाँ, आप कि एक अच्छे काम की ओर, मुहिम की कुछ ओर ऐसा निकले हुआ हैं, नहीं। तो जी, जाहिर है कुछ बाधाएं तो आएंगी, लेकिन हाँ, सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमने के लिए तैयार है, और जी चूम भी जी रही है बिल्कुल। हल्के हल्के से। जी जी तो चलिए, आपने लेखन, प्रोडक्शन, निर्देशन, इसमें
कदम रखने से पहले क्या सोचा, या कैसे कदम आपके इस ओर एकाएक मुड़ गए कि आप फिल्मों से जुड़ें? आप एक मतलब कहते हैं कि मेधावी छात्र रहे हैं, जी और आपकी जो पढ़ाई है वो हिस्ट्री में आपने की, फिर आप टीवी से जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े, जी जी लेखनी खास है आपकी, फिर आपने मन बनाया। इतने तक तो हम समझ गए, जी। आगे की कहानी आप कहिए। कहानी सर ये है कहानी तो कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है पत्रकारिता में, उसके हम्म बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हम्म और वहाँ बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम्म लेकिन निजी तौर पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद सिनेमा एक बड़ा माध्यम हो सकता है, हम्म अगर कुछ ज़्यादा अगर हम कुछ कहना चाहते हैं जी जी तो प्रभावी माध्यम हमें लगा जी सिनेमा। जी कि सिनेमा में जाएं तो ज़्यादा अपनी बातों को कह पाएंगे। अब जैसे चोला की हम जी बात जी कर जी रहे हैं, जी तो इस तरीके की फिल्म दूसरे अर्थों में कहें तो एक क्रांतिकारी सोच की फिल्म भी हो सकती है कि इस देश में सनातन संस्कृति है और हम सनातन संस्कृति का बहुत आदर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सम्मान करते हैं। और उसी के उन्नयन के लिए ये फिल्म को बनाया जा रहा है। सनातन संस्कृति और कहना चाहिए कि जो मनुष्य के अंदर संन्यास की स्थापना किसी तरह से हो जाए और मनुष्य डिटैच्ड होकर जीवन को जिए, तो वास्तव में उसका ये एक कह सकते हैं कि इवोल्यूशन होगा। बिल्कुल और जब जब व्यक्ति इवॉल्व होगा, जब जब उसका उत्थान होगा, तो उसको संन्यास को तो अपनाना ही पड़ेगा, अन्यथा संतुलन की स्थिति को वो हासिल नहीं कर सकता है। वाह। तो इस तरीके के जो प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रयास हमें लगा कि इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी, तो लगा कि सिनेमा के माध्यम से, करेक्टर्स के माध्यम से अगर इसको कहा जाए, ये बात कही जा ये सकती है, बातें कही जाएं, तो फिर ज़्यादा इसका असर प्रभावी हो सकता व्यापक है, होगा। व्यापक हो सकता है। इसलिए हमने सिनेमा को ज्वाइन किया। हाँ, ये वैसे आपने जैसा कहा अभी हमारी बातचीत में, आपने दो एक बार ये कहा कि क्रांतिकारी, और निश्चित रूप से जब हम इतिहास की बात करते हैं तो क्रांतिकारी नाम से या वर्ड से जो है हमें हमारे जो शहीद और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो याद आ जाते हैं। लेकिन आप जो है वर्तमान परिदृश्य में उन बातों को ढूंढ रहे हैं जो एक अरसे से चली आ रही हैं, और उसका ही अनुसरण करने की जो कोशिश हम करते हैं, प्रयास करते हैं, और उसी ढंग से अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हैं। उससे अलग हटकर भी उन चीज़ों को, उन बातों को, इटरनल ट्रूथ को आप पा सकते हैं, बशर्ते आप उसके सही अर्थ और मर्म को समझ जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि डिरेल करने वाली फोर्सेस बहुत हैं, बहुत सारे होते हैं। हर तरह से इंसान को। तो मैं तो इतना जो समझ पाया हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ कि हर तरीके से हमेशा से इंसान को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिशें की जाती रहती हैं। तो इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सही रास्ते को पकड़े और मजबूती के साथ उसको पकड़े रहे और आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ता रहे, क्या बात है। स्वयं को विकसित करता रहे, अपने आप को विकसित करता रहे, बिल्कुल। और ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश वो करे। हमारे पास आपके काम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बड़ी है। एक लिखना, वैसे पढ़े लिखे लोग जो है लिखना पढ़ना तो करते रहते हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में लिखना ये थोड़ा अलग होता है। तो इसे करने के लिए क्या कुछ करना होता है? आपने क्या कुछ ऐसा किया कि वो पर्दे पर भी आ जाए और छप भी जाए? उसके पीछे की आपकी क्या मंशा शुरू से ये रही है कि छपने के बाद क्या उससे आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा मिलेगा, या कुछ आपकी अपनी बात बहुत दूर तक चली जाएगी? क्या क्या उसके पीछे का आपकी सोच क्या रहती है किसी भी लेखन को करने के? सर ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, अपने निजी जीवन में मैं व्यक्तिनिष्ठता को महत्व कम देता हूं, वस्तुनिष्ठता को मैं ज़्यादा महत्व देता हूं। व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जान जाएं, उसको मेरी खास रुचि उसमें नहीं है। मेरी रुचि ये है कि जो चीज़ है वो, जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है, जिस विषय पे चाहे कोई लेख लिखा जा रहा है, चाहे कोई फिल्म बनाई जा रही है, जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वो लोगों तक जाए। उसमें अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लोगों तक जाए, उस पर मेरी नज़र ज़्यादा रहती है। एक पत्रकार आपका जाग जाता है
और ईमानदारी के साथ उस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए बस वो मेरी कोशिश ज़्यादा यही है कोशिश करता कि है वो आदमी। चीज़ें लोगों तक पहुँचें, मेरा नाम उसमें पहुँचे नहीं पहुँचे, मुझे उससे मैं उसमें ज़्यादा मेरा रुझान नहीं रहता है। आपकी रुचि उसमें नहीं है। कॉज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात व्यक्ति तो है। इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात तो है। लेकिन बावजूद इसके कुछ व्यक्ति तो होते हैं जो जीवन में हमें प्रभावित करते हैं, अपने काम से करते हैं, अपने व्यक्तित्व से करते हैं। जी। तो आपको किस लेखक ने, किस निर्देशक ने, किस शख्सियत ने प्रभावित किया, ज़हनी रूप से भी और ऐसे देखने से भी, सुनने से भी? सर मुझे प्रभावित अगर फिल्मों में देखें तो राज कपूर साहब और सत्यजीत रे, हम्म, ये दो ऐसे बड़े नाम हैं जो हमेशा प्रभावित करते हैं। राज कपूर जी तो कमर्शियली हिट रहे हैं, लेकिन सत्यजीत रे जो हैं उनकी फिल्में देखना और उस दौर में उन फिल्मों तक पहुंचना, या वो फिल्में भी जो सामान्य दर्शक तक बहुत कम पहुंच पाई है और भाषा की भी उसमें दिक्कत रही है, तो आप सत्यजीत रे से किस तरह से जुड़ पाए? सत्यजीत रे ने बहुत जीवंतता, उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत जीवंत हैं, इसलिए मैं उनसे जुड़ पाता हूँ। और दूसरा आपने जो कहा कि दूसरे और किससे प्रभावित रहे, तो कुछ जैसे गांधी जी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत मैंने गांधी जी को पढ़ने की कोशिश, महात्मा गांधी जी को, और जितना आप गांधी जी को पढ़ते जाएंगे, जितना उनको समझते जाएंगे, उतना आपको उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में, उनके शून्यत्व के बारे में आपको आभास होता चला जाएगा, और ये ऐसा पता चलता चला जाएगा कि ये काल पुरुष थे क्या। जैनेंद्र जी ने तो कहीं एक किताब में लिखा भी है कि वो तो अकाल पुरुष हैं। तो गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित मुझे किया है। उनका जो बैलेंस है, उनका जो संतुलन है, उनकी जो सत्य के प्रति एक जिजीविषा है, वो बहुत प्रभावित करती है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप उस तरह से सोचते हैं और उसी तरह के काम से आप जुड़े हुए भी हैं। क्योंकि आपकी कहानियों में जब हम आम्रपाली की बात करते हैं तो भी ये इतिहास की ओर हमें ले जाती हैं। कश्मीर की बात करते हैं तो 100 साल की कहानी आप कहते हैं। चोला की अगर बात करते हैं तो सनातन जो है हमारा, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आप ले लेते हैं। तो अपनी इन बातों में आपकी जो सात्विकता है, आपकी सोच की जो सात्विकता है, आप पर्दे पर उसे साकार करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा लगता है सर, ये दोनों फिल्में अभी आ रही हैं और ये दर्शकों को पसंद आए। अभी तो यही एक, और ये जिस उद्देश्य से बनाई गई हैं उस उद्देश्य में ये कामयाब हो जाए, यही एक अभी सोच बनी हुई है। अच्छा, एक और हिंदी फीचर फिल्म थी, नाम उसका अंग्रेजी में था ऑल यू नीड जी लव। यस, सबको ज़रूरत है प्यार की, सबको प्यार की जरूरत है। जीवन प्यार ही है सर, प्यार के अलावा है क्या? प्यार के अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, अब उस प्यार के शेड्स अलग अलग हो सकते हैं। प्यार के शेड्स अलग हो सकते हैं। जी जी जी। चोला फिल्म में ये बात कही भी गई है। चोला फिल्म का संदेश ये है कि सबको क्षमा कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप ऊंचे नहीं उठ सकते। आप हर चीज से खाली नहीं हो सकता, आपका खाली होना बहुत जरूरी है। खाली होना बहुत जरूरी है, वरना आप आवाज करते ही रहेंगे। हर चीज से हर समय जी हमें क्षमा करने की आवश्यकता होती है। हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि हर चीज हमें रिएक्शन देती है। तो उस रिएक्शन को क्षमा करना होता है। अगर हम उसमें उलझ जाएंगे तो नीचे गिरते जाएंगे, और क्षमा कर देंगे तो हमारी चेतना ऊपर चलती चली जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे। अगर हम क्षमा करते चले जाएंगे तो हमारी जो बातें हैं, शायद हमारे जो कर्म हैं, वो भी शायद क्षमा होते चले जाएंगे। हाँ, इसके पीछे का भाव ये भी हो सकता है। इसकी तो सर मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे भी नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैं तो मैं तो चेतनागत बात की कह रहा हूँ। जैसे ही हम क्षमा कर देते हैं तो हमारा उलझन कम हो जाती है, हमारी उलझन कम हो जाती है। और ये इसके पीछे क्या, हाँ, मतलब यहाँ पर व्यापार नहीं है,
कार्मिक थ्योरी क्या हाँ, है, कार्मिक नहीं और व्यापार भी नहीं है और कुछ। व्यापार भी नहीं है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि जी। जैसे जैसे हम क्षमा करते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस उलझाव से दूर होते चले जाते हैं, उच्च अवस्था में पहुंचते चले और जाते हैं। हमारी चेतना बड़ी साफ सुथरी होके आगे चलती चली जाती बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हमारे जीवन को बड़े ही प्रभावी ढंग से, आकर्षक ढंग से, सुंदर ढंग से है। प्रभावित भी करती जी, है, और हम सुखमय बनाती है। और उससे हम डिटैच होते चले हाँ, जाएंगे। डिटैच होते जाए और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख डिटैच, हम चीज़ों में ढूँढते हैं, वो इटर्नल भी हो सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। जैसे जैसे आप डिटेच होते चले जाते हैं, जी तो उसके अंदर जो अंदर की जो संतुष्टि है, जिसे हम आत्मसंतुष्टि कहते हैं, जी, वो जागृत होने वो लगती है। जागृत होने लगती है। डिटैचमेंट होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी है। और ये बहुत अनुभव से आता है, क्षमा से आता है, संतोष से आता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहने के लिए तो आसान लगता है और इसके परिणाम भी ऐसा लगता है कि बहुत मिल जाएँगे, लेकिन इसे प्रयोग करना, व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना, ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन चूँकि ये पहले से इसके परिणाम आ चुके हैं, जिन्होंने भी इस मार्ग को अपनाया है, उन्होंने वो जो आपने कहा है जागृत होते हैं जो, हाँ, वो जागृति उनमें आई है। आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। जागृति कह सकते हैं, या व्यक्तित्व का विकास भी कह सकते विकास हैं। भी कह सकते हैं। मैं इसको जागृति ये जो बड़े बड़े शब्दों से, और हाँ। तो हमें हमें ऐसा लगता है ये सब धार्मिक शब्द हैं, स्पिरिचुअल शब्द हैं। मैं तो उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये व्यक्तित्व का विकास ही है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए सारे गुणों को हमें अपने अंदर किसी तरह हम स्थापित कर पाएँ, जी, ये जी। बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छा, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि विकास जो होता है, चीज़ों को प्राप्त करने में होता है। लेकिन आपकी बातों से ये साबित होता है कि प्राप्त करना ही नहीं, उसे छोड़ना भी आना चाहिए। छोड़ने का भाव छोड़ ही देना चाहिए। छोड़ ही देना चाहिए, अगर कोई कर पाए इस तरीके से, अगर कर सकते और कर सकते हैं। और कर सकते हैं, कर सकते छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि छोड़ना वैसे कुछ है नहीं, मन की एक अवस्था में स्थित होना है। हाँ जी, क्योंकि वो क्योंकि आपका जैसे आप जैसे पकड़े रहेंगे, वैसे ही अपने व्यक्तित्व से हम नीचे होते चले जाएंगे, और उससे प्रभावित होते जाएंगे, प्रभावित होते जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। उलझते चले जाएंगे। उलझन उससे- अगर आप नहीं चाहते हैं तो जो है अतुल गर्ग जी की बातों के साथ में आप रहिए, इनकी फिल्मों को भी आप देखिए, देखते रहिए, क्योंकि इनकी बातों से साबित निश्चित रूप से हो गया है कि एक बड़ी ही स्वच्छ और अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को साथ में लेकर चलने वाली फिल्मों का आप निर्माण करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप करेंगे। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और कई बातें ऐसी भी हैं जो व्यवहारिक लग नहीं सकती हैं, लेकिन आपकी बातों से, और जहाँ तक स्टडी की बात है और जो पूरी दुनिया मानती है कि जब तक हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम अपने आप को समझते चले जाएं, दूसरों को भी समझते चले जाएं, इस जीवन को सुंदर, खूबसूरत, बेहद सुंदर बनाते चले जाएं। अच्छा, ये बताइए, अगर वो जो लेखक हैं जो लिख रहे हैं अभी, वो और सुंदर, बहुत प्रभावी और व्यापक और किस तरह से लिख सकते हैं? कोई संदेश देना चाहें आप? मैं तो सर कहूँगा कि उसके लिए एक तो जिंदगी में उलझावों को कम करें। जी। मेरा सजेशन आपने मांगा इसलिए। हम्म। एक तो उलझावों को कम करें और पढ़ें खूब। हम्म। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ें, किताबी कीड़ा होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते ही जाएं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और समाज की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। समाज किस तरफ जा रहा है, और अगर भारत के हैं तो भारत क्या है। बड़ी प्राचीन हमारी महान संस्कृति है, सनातन संस्कृति बड़ी महान है, और भारत की मेधा ने ऐसा क्या था कि भारत की मेधा ने हमेशा स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को में चली गई थी सारी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते आपने हैं। मुझे मौका दिया अपने श्रोताओं से रूबरू होने का, ये बहुत बड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा और मुझे बुलाया। विविध भारती पर आपने जो अच्छी बातें कही हैं, आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, उस काम को आप और द्रुत गति से करते चले जाएं, क्योंकि वो बड़े ही सार्थक भाव के साथ किए जा रहे हैं और सात्विक भाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में